Hello friends, this is Anuj here and I hope you all are good at your home with your family। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुबह एक वीडियो मिली आपको इंटेलिजेंस की जिसमें हमने थ्योरी शुरू की थी। हमने CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रखी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की पूरी कंप्लीट जो हमने बैच चलाया हुआ है उसके अंदर हम धीरे धीरे जो हमारी CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके जो विभिन्न चैप्टर हैं उसकी ओर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं। तो आज हमने इंटेलिजेंस के जो हमने थ्योरीज थी उसका सेकंड पार्ट आज सुबह हमने अपलोड कर दिया था अपने चैनल पर, और तीसरा पार्ट जो कि हमने हमने थ्योरीज कर ली थी उसके बाद जो आगे है वो इस वीडियो में हम आज कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे आपको अपने जहाँ पर भी आपको नोट करना, नोटबुक या पेन जो भी आपको लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप विभिन्न टीचिंग एग्जाम जो CTET, UP TET, STET, REET, KVS, DSSS और विभिन्न किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर कोई भी स्टेट का सुपर टेट या फिर कोई भी बिहार या फिर उत्तराखंड टेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें लिए आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आने वाली सभी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ताकि आपके सभी चाहने वालों का भी भला आपके साथ हो सके। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जो हमारी CDP सीरीज जो हमने चला रखी है, जो 3 थ्योरीज हो चुकी थी, उसके आगे जो आने वाली थ्योरीज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले दोस्तों मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या है? बहुकारक सिद्धांत। द फाउंडर ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी वाज थॉर्नडाइक। मल्टी फैक्टर थ्योरी के जो खोजकर्ता हैं दोस्तों वे थॉर्नडाइक हैं। ही सेड दैट द इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड ऑल दीज फैक्टर्स वर्क कोलेक्टिवली, ऑल दीज इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड अप टू मेक अ जनरल फैक्टर। दोस्तों, ये हमारे जो थॉर्नडाइक जी ने एक थ्योरी दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थॉर्नडाइक थे। उन्होंने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, उनके अनुसार जो सभी तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य करते हैं, इन सभी तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व जनरल फैक्टर बनता है। इसके जो विभिन्न जो कारक हैं वो है लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड, स्तर, सीमा, क्षेत्र, गति। दोस्तों, अगर आपको एक क्रैकर बनना तो आपके लिए सिर्फ एक ये प्रश्न आएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। और इसके फैक्टर्स क्या हैं? लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। आप इसको याद करके किसी भी टीचिंग एग्जाम को 1 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 5वीं थ्योरी की, इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ आर्थर जैनसन। आर्थर जैनसन का बुद्धि सिद्धांत। आर्थर जैनसन had produced a hierarchy model of intelligence. According to him, our capabilities work in 2 different ways, which are dash, जो हमारे नीचे हैं। लेवल 1 दोस्तों आप ध्यान देंगे, आर्थर जॉनसन ने बुद्धि का जो है एक पदानुक्रम मतलब हायरार्की मतलब पदानुक्रम आनुवांशिक मॉडल प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार हमारी योग्यताएं 2 प्रकार की हैं, लेवल 1 और लेवल 2। अब लेवल 1 और लेवल 2 क्या है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी ध्यान देंगे दोस्तों। एट लेवल 1 कम्स एसोसिएटिव लर्निंग, इन दिस इनपुट एंड आउटपुट आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। दोस्तों बिल्कुल आसान है। पहले तो आप ये याद करेंगे कि इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ आर्थर जैनसन। आर्थर जैनसन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि सिद्धांत को एक दिया था। इसने हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, जिसमें इसने 2 लेवल बताए थे कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए जो हमारी बुद्धि है वो 2 प्रकार से कार्य करती है। एक तो एसोसिएटिव लर्निंग मतलब जो हमारी साहचर्यात्मक अधिगम होता है उसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपको पता भी होगा कि एसोसिएटिव लर्निंग जो होती है इसमें जितना आउटपुट होता है उतना इनपुट और जितना इनपुट उतना आउटपुट। मतलब सीधी पादरी बात है, सीधी जो बात है वो हमारी क्रैमिंग और मेमोरी के तरफ इशारा कर रही है दोस्तों। इनपुट मतलब जितना जोर हम रटने की तरफ लगाते हैं उतना ही आउटपुट हमें क्रैमिंग मतलब रटे जाने मतलब हमारी मेमोरी में फिक्स होता है। जैसे आपने बचपन में किसी भी चीज़ को रटने पर ध्यान भी दिया होगा, ANR से लेकर और हमारी 10वीं क्लास तक बहुत सारी चीज़ों को हमने रटने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या होता है हम बार बार उस चीज़ को मतलब याद करने पर रटने पर जोर लगाते हैं। जितना ज़्यादा हम उस चीज़ों पर जोर लगाते हैं उतनी ही जल्दी से हमें चीज़ें यादें हो जाती हैं दोस्तों। लेकिन ये जल्दी हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, लंबी टिकने वाली चीज़ नहीं होती। इसलिए इन्होंने जो आर्थर जैनसन जी हैं इन्होंने एक लेवल 2 बनाया दोस्तों। ये हमारा कोग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब हमारे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं उनको प्रभावित हो। यह उच्च स्तरीय विच इज़ हायर लेवल, ये उच्च स्तरीय कौशल होता है। इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू ए इफेक्टिव आउटपुट। इसमें दोस्तों हम किसी भी चीज़ का कंसेप्ट समझते हैं
किसी भी चीज़ का मतलब कंसेप्ट और बेसिक को क्लियर करके तब हमारे आउटपुट याद होती है। किसी भी साइंस का कोई भी टॉपिक हो उसके हम कंसेप्ट सीखेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, और कंसेप्ट सीखने के बावजूद वो जो आउटपुट होता है, वो जो टॉपिक हमें याद रहता है, वो हमें लाइफ टाइम तक लगभग याद रह जाता है। आपको भी कई बचपन की जो हमारे साइंस की चीज़ें होंगी वो अभी तक याद होंगी और आगे भी रहेंगी, तो वो इसी लेवल का हिस्सा होती है दोस्तों, वो लेवल 2 होता है। तो शायद आई होप आप सबको याद हो गया होगा कि व्हाट इज आर्थर जेनसन थ्योरीज। तो आर्थर जेनसन थ्योरीज ने कार्य के मॉडल दी थी और इन्होंने कैपेबिलिटीज पे 2 डिफरेंट लेवल दिए थे। लेवल 1 पे हमारा एसोसिएटिव लर्निंग मतलब रचनात्मक, पहला होता है सहचर्यात्मक एसोसिएटिव लर्निंग, और दूसरा हमारा था कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग मतलब संज्ञानात्मक, और एसोसिएटिव मतलब जो हमारा सहचर्यात्मक है। सहचर्यात्मक लर्निंग में आप सब ने सीखा कि इसमें जितना जोर हम इनपुट पे लगाते हैं उतनी जोर से हमें आउटपुट भी मिलता है। जैसे हमारी क्रैमिंग और मेमोरी, हम रटने पर जितना जो अधिक जोर देते हैं उतना ही रटने से मतलब हमारे जल्दी याद होता है। लेकिन लेवल 2 बहुत असरगार है दोस्तों। इस पर हम कोग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब संज्ञानात्मक जो हमारी क्षमताएं होती हैं इस पर जोर देते हैं। जितनी ज़्यादा स्पीड से हम जितने ज़्यादा अच्छे से, जितने ज़्यादा क्लियरेंस से हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को बेसिक क्लियर कर देते हैं, उसी स्पीड से हमारी जीवन भर ये कोई भी टॉपिक हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है दोस्तों। तो आई होप आपको आर्थर जेनसन की थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी जो है दोस्तों हमारे जे थॉमसन साहब ने दी थी। इनमें से कई थ्योरीज तो ऐसी होंगी दोस्तों जो आपको कई मतलब जो हमारे कोचिंग सेंटर लगा लो, कोई भी बुक लगा लो, वहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलेंगी। तो आप सभी चीज़ों को बहुत कॉपी पेन लेके और अच्छी तरह इसको नोट कर लेना है आपने। तो क्योंकि जो हमारे टेट मतलब टीचिंग एग्जाम होते हैं, टेट होते हैं, जो मतलब शिक्षक पात्रता होती है, उनमें तो मतलब कम देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे जो मेन एग्जाम्स होते हैं उनमें 100 नंबर के, जैसे DSSB में 100 नंबर की पैडागोजी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 100 मार्क्स की आती है। तो वहाँ पर ऐसे डीपली पर्सन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और कई बार ये CTET के एग्जाम में भी देखने को मिले हैं 1 नंबर का, क्योंकि 70% क्वेश्चन मीडियम और ईजी होते हैं, लेकिन तो 30% क्वेश्चन होते हैं वो एक क्रैकर या रैंकर के हिसाब के ही होते हैं। तो आप एक रैंकर भी बन सकते हैं दोस्तों। तो डीपली क्वेश्चन को भी आपने बिल्कुल क्लियर करना है, और ऐसे प्रश्नों को आपने किसी अपनी कॉपी पेन या फिर डायरी में कहीं लिख लेना है दोस्तों। तो थॉमसन वाज द फाउंडर ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। जो हमारी सैम्पलिंग थ्योरी है दोस्तों, प्रतिदर्श सिद्धांत है, वो हमारे किसने दी? जे थॉमसन साहब ने दी थी। फिर आगे बात आती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिम ए मैन मैनी एबिलिटीज। A man has many abilities. Whenever he does a task, he takes a little from all his capabilities. दोस्तों ये क्या कह रहा है कि हमारा जो मनुष्य में बहुत सारी योग्यताएं होती है, मैन हैज मैनी कैपेबिलिटीज। जब वह किसी कार्य को करता है तो सभी योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा सैंपल, इसीलिए सैंपल थ्योरी बोला जाता है दोस्तों। हर सैंपल से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर किसी भी कार्य को अंजाम देता है। जब वह थोड़ा थोड़ा सैंपल प्रतिदर्श लेता है तो एक नए काम के लिए नई योग्यताएं विकसित कर लेता है, जिसे हमने सैम्पलिंग थ्योरी का नाम दिया है दोस्तों। और ये हमारे थॉमसन साहब ने दी थी। इसको आप बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल आपने एक कॉपी पेन लेनी है और अलग एक डिब्बा सा बनाना है, अलग एक बॉक्स बनाना है, और उसमें सभी थ्योरीज और आगे उनके जो फाउंडर है उनको लिख लेना है, उनको एक अलग रटना है। और उसके बाद दोस्तों रटना नहीं है, पहले तो आपको याद करने का प्रयास करना है, और उसके बाद आपको अलग इन थ्योरीज को अलग सिद्धांत मतलब एक बेसिक कंसेप्ट, वो हमारी जो आर्थर जेनसन वाली बात है लेवल 2, उसमें हमारे मतलब हर थ्योरीज को बेसिक के साथ हर चीज़ को क्लियर करना, ताकि आपके आने वाले सभी एग्जाम, जो भी 6 महीने में आपके एग्जाम है, जो KVS DSSB और अदर टीचिंग एग्जाम चाहे सुपर टेट, बिहार वैकेंसीज, सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। वो सारे एग्जाम आपके धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे, वेन एवर ही डज अ टास्क ही टेक्स लिटिल फ्रॉम ऑल इज कैपेबिलिटीज। तो दोस्तों ये यही कहना चाहता है कि जो हमारी सैंपल थ्योरी होती है, वो जैसे एक ये सैंपल है, इसमें विभिन्न आपकी क्षमताएं हैं, और आपको किसी भी कार्य को करना है तो थोड़ा यहाँ से लेगा, थोड़ा यहाँ से ले लेगा, थोड़ा यहाँ से ले लेगा, हर एक जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है वहाँ से थोड़ा थोड़ा लेकर हमारे किसी काम को एक नया अंजाम देता है दोस्तों। आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए बहुत अच्छा लेके आया हूँ। देखो दोस्तों, व्हेन अ चाइल्ड सोल्व ए मैथमेटिकल एक्सरसाइज, जब एक बच्चा गणित का कोई प्रश्न हल करता है दोस्तों, तो उसमें वह क्या पाता है
कि पुराने अध्याय से पढ़ा हुआ, मतलब ही रिकलेक्ट ए लिटिल फ्रॉम हिज ओल्ड लर्निंग। वो पुराने जो मैथमेटिक जो एक्सरसाइज करता है, तो वो पुराने जो उसने सीखे हुए पाठ हैं उन सभी के आधार पर एक नए अध्याय के प्रश्न हल करता है। अतः उस बच्चे ने पुराने अध्याय से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श ले लिया है। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पुट्स देम टुगेदर टू सोल्व देम। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो हम बचपन में जैसे करते थे। जैसे हमारा दोस्तों बोर्ड मास का चैप्टर होता था एक, आप सभी को याद होगा कि बोर्ड मास एक हमारा टॉपिक था दोस्तों। वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ, मिडल ब्रैकेट, आउटर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट सभी होती थी दोस्तों हमारी। तो वहाँ पे दोस्तों हमने धीरे धीरे बचपन से जो हमने सीखा था उसको और बोर्ड मास के फार्मूले को एक साथ इकट्ठा कर कर हम सभी को मतलब उसमें सभी को इन्वॉल्व करके थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके हर चीज़ के और बोर्ड मास के एक अलग सवाल को हमें सोल्व करते हैं दोस्तों। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरी। आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इससे बेस्ट एग्जांपल आई थिंक ऐसा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि बोर्ड मास का जो एग्जाम्पल दिया है वो आपके लिए बेस्ट है। आप लिख भी सकते हैं कि बोर्ड मास में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और ब्रैकेट, स्मॉल, मिडल और बिगर ब्रैकेट और ऑफ वाला भी था। तो दोस्तों हम बोर्ड मास का फार्मूला अलग याद करते थे, फिर हम बचपन के सारे जो गठजोड़ थे जो हमने ट्रिक सीखी थी बचपन में कि प्लस से ऐसे होता है, वो जो हमारे असल करके और वो सब एक कैरी लेके और वो सब हम बचपन में थे, वो सारा सिस्टम लगा के हम बोर्ड मास के सवाल को सोल्व कर देते थे दोस्तों। तो सैम्पलिंग थ्योरी में यही बताया गया है कि बच्चा हमारे बचपन से जितनी भी सीखी हुई चीज़ें होती हैं सभी से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके उस सैम्पलिंग थ्योरी के यूज़ से एक बड़ी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर देता है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसको 1 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। हाँ, इस चीज़ को जरूर याद रखना, सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी? थॉमसन साहब जी ने दी थी। अब बात आती है दोस्तों 3D मॉडल थ्योरी। इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल भी बोलते हैं दोस्तों। 3D मॉडल थ्योरी जैसे दोस्तों आपका क्यूबॉइड होता है, जो आपका जैसे आपका ये होता है डाइस होता है, ऐसी फॉर्म में होता है दोस्तों। इस पे हमें पहले तो याद करना है दोस्तों 3D मॉडल थ्योरी जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल है, ये किसने दिया था? जेपी मॉडल साहब ने दिया था दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड साहब ने। इसको बिल्कुल याद करना कि 3D मॉडल थ्योरी जो है, 3D मॉडल थ्योरी है, वो किसने दी थी? गिलफोर्ड, फोर्ड साहब ने दी थी। फोर्ड गाड़ी जो है दोस्तों वो 3D गाड़ी है, हर तरफ से देख लो फोर्ड ही नजर आएगी। फोर्ड की गाड़ी सबसे बढ़िया गाड़ी होती है और वो कैसी नजर आएगी? 3D नजर आएगी, चक्की सर किसी साइड से देख लो। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो फाउंडर ऑफ 3D मॉडल थ्योरी है ये आपको याद हो गया होगा और आप इसको कॉपी पेन में उस बॉक्स में जाके लिख ले जो मैंने आपसे बनवाया था। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डायमेंशंस। दोस्तों इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस को हम 3 डायमेंशन में बांटते हैं, 3D में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं दोस्तों? 3 भागों में बांटा है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। दोस्तों इनके अंदर भी अलग अलग हैं, जैसे ऑपरेशन के अंदर कोग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इवैल्यूएशन, और कंटेंट के अंदर फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियर। और प्रोडक्ट के अंदर यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। दोस्तों पर ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं ये अलग पार्ट है, कंटेंट का अलग है, प्रोडक्ट का अलग है और ये ऑपरेशन का अलग है, जैसे इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट, प्रोडक्ट, डाइवर्जेंट, मेमोरी, कोग्निशन ये अलग है। लेकिन आप सभी को ये किसी में से कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि आपको एक क्रैकर बनना, ना कि एक प्रोफेसर बनना साइकोलॉजी का। दोस्तों प्रोफेसर बनना है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो बाद में बनना है, पहले आपको एक टीचर बनना है। जो आप सीटेट और मेन एग्जाम क्लियर कर दें उसके बाद आप कर लेना जो आपका मन करे। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि पहले क्या दिया इन्होंने। पहले इन्होंने बताया कि जो हमारी 3D मॉडल है वो हमारी गिलफोर्ड साहब ने दी थी। गिलफोर्ड से हमें याद आया, फोर्ड तो किसी साइड से देख लो दोस्तों, किसी भी एंगल से देख लो हमारी 3D नजर आएगी। तो इससे हम अपना गिलफोर्ड जी याद कर लेते हैं। और फिर आपने देखा कि 3D मॉडल के अंदर 3 डायमेंशन बनाए गए हैं। 3D इसीलिए बोला जाता है इसको। इसमें क्या क्या है? ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। दोस्तों आई थिंक मेरे को पता है कि आपको याद भी नहीं होगा, मेरे को भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना ली थी। सीपीओ एग्जाम सभी को पता होगा दोस्तों, एसएससी कंडक्ट करवाता है सब इंस्पेक्टर और एएसआई पोस्ट के लिए विभिन्न, जो हमारे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ और दिल्ली पुलिस। इसके अंदर एक पेपर होता है सीपीओ का जो एसएससी कंडक्ट कराता है। तो सीपीओ के आधार पर हम इसको याद कर लेंगे। और दोस्तों जो हमारे ये हैं, जो हमारे सिंबल्स हैं, इनको भी याद कर लेंगे, 6, 5 और 4।
दोस्तों 6 5 4 आपको आप सबको याद कर लेना है और 6 5 4 से ही आपकी 3D थ्योरी हो गई, क्योंकि 6 5 4 120 बॉक्स होते हैं जिनको जेपी गिलफोर्ड ने बताया था और धीरे धीरे ये बढ़े हैं वो हम आगे सीखेंगे। अब आपने यहाँ से क्या सीखा, 3D मॉडल किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने दिया। 3 डायमेंशन में बैठा है, नाम सीपीओ, कंटेंट, पी से प्रोडक्ट, ओ से ऑपरेशन। कितने हैं, 6 5 4 मतलब 120। दोस्तों आई थिंक यहाँ पे आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक नोट है आपके लिए, इसको आप बिल्कुल याद कर लेना और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर भी कर देगा, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको मिलेगा 120 जो पुराना था, फिर आपको मिलेगा 150 और कई जगह आपको 180 मिलेगा। तो यहाँ से आपकी वो प्रॉब्लम और जो कन्फ्यूज़न है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इस वर्गीकरण में दोस्तों 4 5 6 4 × 5 × 6 वर्ग बनते हैं, इसलिए इस मॉडल को 120 सेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक सेल में योग्यता के कम से कम एक कारक के शतृद्ध होने की प्रत्याशा की जाती है। कुछ सेल में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। प्रत्येक कारक का वर्णन तीनों विमाओं मतलब 3D के द्वारा किया जाता है। थोड़े समय के बाद सेल की संख्या बढ़कर 150 कर दी गई थी। इसके बाद एक बार फिर से बढ़कर इनकी संख्या 180 कर दी गई है। तो दोस्तों आपको सभी को पता चल गया कि प्रेजेंट में कितने हैं, 180, और शुरू में होते थे 120। लेकिन कई जगह पेपर में अगर एग्जाम में आ गया, पहली बात तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आएगा तो ये बाकी ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इन तीनों में से सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा उस जो हमारा क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पर इसको एक कर सकते हैं। और आपको एक क्रैकर बनना, ना कि एक प्रोफेसर बनना सब्जेक्ट का, आपको एक क्रैकर बनना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 1 वर्ड क्वेश्चन हो गया और इसको आप सोल्व कर दीजिएगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों 8वीं जो हमारी इंटेलिजेंस थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, 7 इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुआमी सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत और 7 बुद्धि सिद्धांत भी इन्हें बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते 9 बुद्धि सिद्धांत की ओर हमारी बढ़ गई थी, 7 बुद्धि सिद्धांत नहीं रही थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय होवर्ड गार्डनर। बात आती है दोस्तों कि हमारी जो हमारी ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये किसने दी थी, तो दोस्तों हमारे होवर्ड गार्डनर साहब। गार्डनर दोस्तों, जो हमारे गार्डन में गार्डनर होता है वो 7 तरह के जो हमारे फूल होते हैं सभी को देखता है। तो ये आपके लिए ट्रिक भी बन सकती है जिसके थ्रू आप इसको याद भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये थ्योरी किसने दी थी, फाउंडर ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड द 7 इंटेलिजेंस, बहुआमी, बहुबुद्धि या 7 बुद्धि सिद्धांत का फाउंडर आपको सबको याद हो गया होगा दोस्तों। According to Howard Gardner, intelligence is not made up of one factor, but its existence is because of different type of intelligence is different from each other. According to Gardner, different type of intelligence interact with each other and solve any problem collectively. दोस्तों जो हमारे हिंदी वाले भाई हैं उन सभी को तो याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, लेकिन अब हमें हिंदी वाले जो हैं उनको भी समझाएंगे कि बहुआमी सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व मतलब एग्जिस्ट होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। गार्डनर के अनुसार किसी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी अकॉर्डिंग टू गार्डनर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, भिन्न भिन्न प्रकार की जो बुद्धियां हैं वे आपस में इंटरेक्ट मतलब अंतःक्रिया कर कार्य को करती हैं और गार्डनर के अनुसार जो हैं वे सारी मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं दोस्तों। तो इसमें आपने जाना कि 7 जो प्रकार की जो अलग बहुआमी हैं वे सारी मिलकर ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि वे प्रकार हैं कौन से। अब बात आती है दोस्तों कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, इसको हम ऊपर कर देंगे और अब धीरे धीरे हर एक इंटेलिजेंस जो हमारे गार्डनर साहब ने दे रखी है हर एक को आराम से सीखेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात आती है दोस्तों भाषागत मतलब कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, आप सभी का बोलने का तरीका और जो हमारा बोलने का जो हमारी फ्लुएंसी रहती है उसके ऊपर। तो दोस्तों भाषागत बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसके आप सुनेंगे भाषागत बुद्धि से विचारों को प्रकट करना और दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझना के जो फ्लो होता है दोस्तों, भाषा का प्रयोग करने का जो फ्लो है, इसे हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब भाषागत बुद्धि बोलते हैं। इस बुद्धि से सक्षम व्यक्तियों की शब्द कुशलता पाई जाती है। जो दोस्तों बात बड़ी पटुता से मतलब कि कुशलता से जो कोई बात बता देता है उसको हम भाषागत बुद्धि उसकी अच्छी है। इसका मतलब जैसे हमारे कौन होते हैं दोस्तों, भाषागत बुद्धि लेखक और कवियों की अच्छी हो सकती है दोस्तों। इसके बाद बात आती है दोस्तों लॉजिकल मैथमेटिकल्स इंटेलिजेंस मतलब तार्किक गणितीय बुद्धि। दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे इसके अंदर कौन आने वाले हैं। अब आगे सुनते हैं दोस्तों, जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि ज़्यादा होती है
वे तार्किक और आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। वे अमूर्त तर्क मतलब जो हमारे देख नहीं सकते, अमूर्त तर्क के आधार पर गणितीय समस्याओं को अच्छी तरह हल कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल कौन आएगा दोस्तों, जैसे वैज्ञानिक या फिर कोई भी नोबेल पुरस्कार जीतने वाला हो, या फिर आप भी हो सकते हैं, जैसे आपका अगर मैथ और रीजनिंग अगर बहुत अच्छी क्लियर है तो अगर आप भी हो सकते हैं दोस्तों। फिर बात आती है दोस्तों स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब नाम से ही पता लग रहा है स्पेस का, जिसके अंदर बहुत अच्छा ज्ञाता हो जाएगा। ये मतलब इस बुद्धि के द्वारा दृश्यात्मक स्थानात्मक संसार को शुद्ध रूप से समझते हैं। मतलब अगर मान लो आपको किसी जगह गए हो और वहाँ पे आपके मतलब आप एक बारी गए और एक बारी में आपको वहाँ का रास्ता बहुत अच्छी तरह याद हो गया, तो आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपने जाना कि इसमें जो मतलब मानसिक जो स्पेशल मतलब फिजिकल जो मतलब रास्ता होता है वो इनका बहुत अच्छा हो, जैसे विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार। हाँ चित्रकार भी दोस्तों, क्योंकि इनका मूर्ति बनाने कहाँ पर क्या लगाना है वो स्पेशल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छा हो सकता है। और आंतरिक मतलब जो हमारे, और दोस्तों सर्जन भी हो सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपकी मम्मी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे किचन में कौन सा डब्बा कहाँ पर रखना है उनका स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, कि ड्राइंग रूम में बेड और सोफ़ा कहाँ पे लगाना है, तो हमारी मम्मी का भी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि में दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हमारे संगीत से रिलेटेड मतलब स्वर, ध्वनियाँ और जो हमारे होते हैं इनके अंदर गायक वे इसके अंदर आते हैं, जैसे हमारे AR रहमान साहब या फिर हमारे कोई भी आपका अच्छा सिंगर हो वो इसी के अंदर आएगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनको संगीत की जो हमारी स्वर ध्वनियाँ होती हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा उनको नॉलेज है दोस्तों, उनकी बुद्धि इसमें बहुत अच्छी है दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। इसके अंदर दोस्तों किसी वस्तु तथा उत्पाद के निर्माण के लिए शारीरिक प्रदर्शन के संपूर्ण शरीर अथवा किसी एक मतलब अधिग्लोच। अगर दोस्तों आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे हाथों से मतलब किसी चीज़ को बनाना या फिर बॉडी काइंड मतलब हमारे शरीर के जो उंगलियों के गठजोड़ से किसी चीज़ को बनाना, इसमें दोस्तों आपके ये पायलट वगैरह भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका माइंड और इनकी जो उंगलियां वगैरह होती हैं वे बिल्कुल अच्छी होती हैं। और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, हमारे आपके चाहे तो विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा भी इसमें आ सकते हैं, या फिर आपके सर्जन भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो थोड़ा से भी नस इधर की उधर कट गई तो आदमी का जय हो जाती है दोस्तों। तो इसमें आपको हम सर्जन को भी डाल सकते हैं, उनकी भी बॉडीली काइनेस्टिक मतलब आपके जो दिमाग में है वो आपकी उंगलियां उनके अकॉर्डिंग काम करना, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस उनकी अच्छी होती है दोस्तों। इसमें हम सर्जन को भी लगा सकते हैं, पायलट को भी लगा सकते हैं, जिम्नास्टिक, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन और सर्जन्स को भी इसमें एग्जाम्पल में डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इन दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इस चीज़ को मैं आपको इतनी अच्छी तरह समझा दूंगा दोस्तों कि आप कभी नहीं भूलेंगे। पहली बात दोस्तों इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में होता है दोस्तों इसमें मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के जो उद्देश्य, भावनाओं, व्यवहारों के समझते हैं और मधुर संबंध बनाते हैं, उसमें होती है दोस्तों इसमें आपका इंटरपर्सनल और इंट्रा से आप याद करना कि अपने अंदर, इंट्रा से मतलब अंत्य व्यक्ति मतलब इसमें होता है कि अपने अंदर झांकना, इसमें महात्मा और ये सब आते हैं दोस्तों, और जो दार्शनिक होते हैं वे। और इंटरपर्सनल में आपके जो हमारे मतलब समाज में इंटरपर्सनल मतलब एक आदमी का दूसरे के साथ संबंध बनाना, या फिर कोई भी उनका मतलब बात करने का तरीका, या फिर उनके जो आपस में रिलेशंस वगैरह हैं उनकी कन्वर्सेशन को हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। जैसे इसमें राजनेता होते हैं, राजनेता किसी भी आदमी को कितना ही रूठ लो आप फिर भी वे उनको मना ही लेते हैं, तो इसमें हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में राजनेता को डालेंगे। और हमारे जो काउंसलर्स होते हैं वे भी, जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं, धार्मिक नेता, वे हमारे इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल में इसमें हमारे दार्शनिक आते हैं और आध्यात्मिक जो नेता होते हैं, गुरु होते हैं, वे इंटरपर्सनल मतलब क्योंकि अपने अंदर शरीर के अंदर झांकना और योग लगाना, जैसे हम मेडिटेशन भी डालते हैं, उसे इंट्रापर्सनल प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा इंटरपर्सनल। उसके बाद बात आती है दोस्तों नेचुरलिस्टिक, जैसे नाम से ही पता लग रहा है नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंध की पूर्ण जानकारी से है। इस बुद्धि का प्रयोग हम अपने पशुपाल वनस्पति के सौंदर्य के बारे में सोच पाते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण के छोटे छोटे अंतर कर पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल दोस्तों शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति वैज्ञानिक या फिर प्राणी वैज्ञानिक, जूलॉजिस्टिक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, पक्षी वैज्ञानिक, बर्ड वॉचर्स
इसमें हम डाल सकते हैं। या फिर हमारा अगर हम छोटे से रूप में देखें तो दोस्तों, अगर हम अपने माँ बाप या फिर खुद अगर आपको भी अपने घर में गार्डनिंग का शौक है तो आप भी नेचुरलिस्टिक में आएंगे, क्योंकि आपको भी पेड़ पौधे लगाना पसंद है और आपको हर एक पेड़ के बीच में डिफरेंस भी पता है कि ये पीपल का, ये नीम का है और ये हमारा आंवले का पेड़ है, ये हमारी अंगूर की बेल है या हमारी लौकी या फिर तोरी की बेल है। अगर आपको इतना डिफरेंस है और आपको एक पेड़ पौधे लगाने का शौक है तो आपकी भी नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो आपकी बिल्कुल प्रॉपर रूप से विकसित हुई है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों एग्जिस्टनल मतलब अस्तित्ववादी बुद्धि। इसके नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य छिपे हुए रहस्य जैसे जिंदगी, मौत, भूत प्रेत, मानव अनुभूति के बारे में जानने की मतलब कोशिश करता है दोस्तों, कि इसमें मतलब एग्जिस्ट मतलब क्या इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मतलब वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते नहीं कि एक धरती पे अगर भगवान है तो यहाँ पर भूत प्रेत भी है, तो वो इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता रहता है। और इनमें हम तांत्रिक और ये सब डाल सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि जो हमारे हावर्ड गार्डनर जी की जो थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसमें क्या था और उन्होंने क्या क्या बताया था दोस्तों। तो आप सभी को पता लग गया होगा, वर्बल लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिक्स, विजुअल स्पेशियल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्टिक, नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। ये दोनों अगर आपके क्लियर हैं तो समझ लो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में 4 से 5 मतलब आपके नंबर इस इंटेलिजेंस थ्योरी से आपके नंबर पक्के हैं। और एग्जिस्टनल दोस्तों, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपकी सारी जो इंटेलिजेंस की जो भी प्रॉब्लम थी वे आपकी सब क्लियर हो चुकी होंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप बोल लें तो जो हमारे गार्डनर सर की बुद्धि के सिद्धांत हैं, आप बोल सकते हैं कि इसमें कई कमियां भी हैं, क्योंकि अगर मान लो गार्डनर साहब ने तो ये बोल दिया कि अगर मान लो किसी बच्चे का जो है लिंग्विस्टिक जो हमारी मतलब किसी बच्चे की अगर भाषागत बुद्धि है तो एक ही बुद्धि विकसित होगी, दूसरी नहीं होगी। तो इसके दोस्तों कई डीमेरिट्स भी हैं, अगर आप बोलते हो तो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों चलो जान ही लेते हैं कि जो हमारे बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके दोष भी हैं, मतलब जिन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने इनको नहीं माना। तो वे क्या दोष है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुबुद्धि सिद्धांत को दोस्तों वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभिभाव पे भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है कि अब इसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कितना ये बोल सकता है, मैथमेटिक्स और म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इन अलग अलग बुद्धियों को नापने के लिए ना तो हमारे पास कोई मशीन है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा मापन प्रक्रिया है और ना ही हमारे पास ऐसी कोई मेजरमेंट टेक्निक है दोस्तों पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, इन सिद्धांत के लिए जो रिसर्च बेस नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि एक आदमी के अंदर अगर मान लो सोनू निगम गाना गा सकता है तो वो मैथ का सवाल नहीं निकाल सकता, या फिर अगर सोनू निगम गाना गा सकता है तो वो इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल अपने अंदर मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च इतनी अच्छी साबित नहीं हुई। तीसरा रीजन दोस्तों, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। मतलब अगर आपको विभिन्न विभिन्न जो हमारे बुद्धि हैं वे नापनी है तो अलग अलग आपके वेज ऑफ मेथड मतलब मेजरमेंट मेथड लगेंगे, जो कि एक वैलिड प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। चौथा पॉइंट, इनका कोई अनुभवात्मक आधार मतलब एम्पीरिकल सपोर्ट नहीं था। पांचवा दोस्तों, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। दोस्तों एक मेजर पॉइंट जो मैंने आपको बताना चाहता था, इनके अनुसार मस्तिष्क के एक भाग में अगर डैमेज हो गया तो केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित होती है, न कि संपूर्ण को। ये दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा दिमाग है, दिमाग हमारा 3D मॉडल जैसा है, जो हमारा मतलब इन सभी चीज़ों से बना हुआ है। और अगर आपका लिंग्विस्टिक मतलब भाषा खराब हो गई, अगर मान लो कि दिमाग में चोट लग गई, तो अगर मान लो आपका लिंग्विस्टिक जो हमारी इंटेलिजेंस है वहाँ पे चोट लग गई तो आपकी बाकी सारी चीज़ें सेफ रहेंगी, लिंग्विस्टिक खराब हो जाएगी। अगर आपको मान लिया स्पेशल खराब हो गई तो बाकी सारी ठीक रहेंगी, स्पेशल खराब हो जाएगी। दोस्तों ये प्रैक्टिकल रूप से इतना सच्चाई इसमें नज़र नहीं आई, इसलिए थ्योरी थोड़ी सी मतलब क्रिटिज्म इसमें ज़्यादा रहा। तो दोस्तों आपको इसका एडवांटेज और मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, फाउंडर थे, सभी आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी तो इसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चहेते और अपने सभी रिश्तेदारों के पास जिन वो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो शेयर जरूर करें। और दोस्तों आने वाली सभी इंटेलिजेंस थ्योरी, जैसे अभी और इंटेलिजेंस थ्योरी रहती है, जैसे जो हमारी तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत है, जो जिसको हमें
3 स्पेक्ट्रम होगी, जैसे पास मॉडल थ्योरी होगी, या फिर और भी जो इंटेलिजेंस थ्योरी हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ये आपके लिए चैनल आपकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उसके लिए एक रामबाण टीचिंग जो हमारा चैनल है वो घोषित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।